विक्स पे आए। सबसे पहले कहता है अपना अकाउंट बना लो, मैं कहता हूँ हाँ जी बना दो, ठीक, अकाउंट बन गया। गेट स्टार्टेड करें। अब आगे से आपने बताते जाना मुझे। जी क्या लिखा हुआ है? आंसर some questions to get the business tools for what you are creating. Get started, create for client. चलो जी पहले गेट स्टार्टेड करके दें, ठीक है, पहले इधर से करके दें। पहले क्या बनाना है जी आपने, ठीक है, ब्लॉग बनाना है अपना, कोई ऑनलाइन स्टोर बनाना है, हम कहते हैं पोर्टफोलियो बनाना है, ठीक है। पोर्टफोलियो मतलब आप सर्विसेज दे रहे हैं, आपने अपना पोर्टफोलियो बनाना है, जिसे आप अपना बायोडाटा कहते हैं, रिज्यूमे कहते हैं, ठीक है। और अगर आप प्रोफेशनल हैं तो उसको पोर्टफोलियो कहते हैं कि आपकी सर्विसेज हैं तो आप किन किन लोगों को सर्व करने लगे हुए हैं, आपका क्या कितनी देर से किस कंपनी के लिए आप कौन कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं। ये पोर्टफोलियो आपका एज ए प्रोफेशनल होना ज़रूरी है। इस पे आइए, नेक्स्ट करूँ। हो गया नेक्स्ट। ये कुछ मुझे लगता है वर्डप्रेस से बेहतर है। अभी तक मेरे पास वैसे इसकी कोई वेबसाइट आई नहीं है एसईओ के लिए, लेकिन ये उससे कुछ कदरे बेहतर है। देखिएगा इसका एसईओ आपको वैसे ही मिल जाएगा, वो लिखा हुआ है मार्केटिंग फॉर एसईओ, नीचे आ गया है ना। हाँ जी, क्या कहता है जी 50% ऑफ? नहीं यार इस तरह नहीं करना हमने, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है? डिज़ाइन साइट। जी अब ये क्या कहता है? लेट्स विक्स क्रिएट अ साइट फॉर यू, कस्टमाइज अ डिजाइन फॉर टेम्पलेट। आप दोनों को बारी बारी करके देख लेना है, मतलब उसमें टेम्पलेट्स दिखाएगा कि भाई ये वाली ले लो, ये वाली ले लो। हाँ जी, कहता है यहाँ पर लोगो ऐड कर दो, यहाँ पर अपना नाम लिख दो, तो कोई भी इमेज लगा देता हूँ मैं। फिर यार अब कोई चीज़ हो तो मैं लगा दूँ, मुझे तस्वीर भी ढूंढने में टाइम लग जाना है। जाऊँ आगे के कर लोगे आगे हैं, छोड़ देना तो इसको तस्वीर लगाओ, जहाँ पर फंसेगा रोक लेते हैं, फिर जहाँ तक जाता है चला देते हैं इसको। हैं जी, ये दिखा रहा है थीम कौन सा चाहिए आपको। चलें जी पहले वाला यूज़ कर लेते हैं, सपोज करके तजर्बे आप कर लीजिएगा घर में। हो गया, नेक्स्ट करो। होम पेज डिज़ाइन, ये अभी हम जो बना रहे हैं फ्री बनानी है हमने, ठीक है, लेकिन आप विक्स पे जब डोमेन बाय कर लेंगे तो फिर आपकी डोमेन बन जाएगी, वैसे ही जैसे वर्डप्रेस की वेबसाइट होती है। आ रही है, एक ये डिज़ाइन है, एक ये डिज़ाइन है, एक ये डिज़ाइन है। चलो जिसको चूज़ कर लेता हूँ, मैंने वैसे ही क्लिक कर दिया इस पर। ये वाला तजर्बा आप वर्डप्रेस पे जाके भी कर सकते हैं, सीधा www.wordpress.com, वहाँ पर भी जाएंगे तो वो फ्री वेबसाइट आपकी एक बना देगा, ठीक है। इसी तरह और जब हम लिंक बिल्डिंग करते हैं ना, तो जितनी ब्लॉग वेबसाइट्स हैं, तो एक टास्क आपको ये भी होता है कि भाई हर जगह पर जाकर एक वेबसाइट बना दो। और बेसिकली होता है कि वहाँ पर जाकर इसको बोलते हैं प्रोफाइल सबमिशन। तो वहाँ जाकर आप अपनी कंपनी की प्रोफाइल की एक प्रोफाइल बना देते हो एक उस पर, और उस पर जाकर अपनी वेबसाइट का एक लिंक दे देते हो, ठीक है। ये होती है प्रोफाइल सबमिशन, ये होती है नई प्रोफाइल सबमिशन। लेकिन हमें कुछ ऐसी पे भी जाना होता है, मतलब अब हम बेसिकली क्या किया है, प्रोफाइल सबमिशन की, तो ये नहीं समझना कि नई चीज़ बना रहे हैं वहाँ पर। बेसिकली हमने वो प्रोफाइल सबमिशन कहाँ की? वर्डप्रेस पे। तो वर्डप्रेस की तो अथॉरिटी है ना, इसी तरह विक्स की अथॉरिटी भी है जी। आगे क्या लिखा हुआ है? रनिंग बैक टू डैशबोर्ड, व्यू लाइव साइट, ठीक है। इधर से लाइव साइट देख लें अपनी, जब डैशबोर्ड पे आए ना वापस, जहाँ से आपने चीज़ें देख ली हैं।
आते हैं जरा नीचे क्या क्या लिखा हुआ है। प्रोजेक्ट का ही लिखा हुआ है चीज में। ऐड अ प्रोजेक्ट टू योर पोर्टफोलियो। हाँ जी, ऐड प्रोजेक्ट टू योर पोर्टफोलियो, इस पर क्लिक करें ना। पैसे तो नहीं मांगता कुछ, देखें ठीक। क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है आपने इसमें। जैसे मैंने उसे कहा कि ये वाला कह रहा है आप लोग पोर्टफोलियो बना रहे हो ना, तो ये कहता है प्रोजेक्ट टाइटल, एक ये वाला स्टाइल है टाइटल का, ये टाइटल के स्टाइल दिए हुए हैं ना उसने। तो ये क्या लिखा हुआ है जी, एडिट में जाएं, यहाँ पे कुछ लिखते हैं सब कुछ। हाँ मतलब आप अपने पोर्टफोलियो जो बना रहे हो तो वो कहता है कैसा बनाना है, यहाँ से बता देंगे हम। अच्छा जी, ये क्या लिखा हुआ है, सेव एंड क्लोज, कुछ लिखते हैं इस पर। चलिए अब बस कर देते हैं, मेरा हाल है। सेव एंड क्लोज, जरा उस पर चले जाए ना जिस पे लाना चाह रहे हो, ये तो आप सिंपली बना ही लेंगे खुद से। किस पर चले जाए बोला, क्या कह रहा हूँ बोला, किस पे जाने को कह रहा हूँ, यहाँ पर आ जाए। जी देखिए जरा, इसको आप अपने खुद से स्टडी करना है। देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाओ, गेट फाउंड ऑन गूगल, ठीक है, ये क्या चीज़ है, इसको जरा देखना है आपने, क्या गूगल पे नजर आएंगे, कैसे आएंगे। अच्छा और क्या है जी इसमें, जरा आगे कैंपेन, इसको छोड़ दें, ग्रो ईमेल लिस्टिंग, इसको भी छोड़ दें, नीचे आए जरा, ये क्या लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करें। आ गई एसईओ सेटिंग्स, आ गई साइट वेरिफिकेशन, आ गया साइट मैप, यूआरएल डायरेक्ट मैनेजर, रोबोट टेक्स्ट, सब कुछ आ गया ना। यानी इस तरह होती है सीएमएस के अंदर एसईओ। मतलब इसमें आपने देखा कि डिफरेंट, बहुत आसान तरीका है इसमें इसकी एसईओ करने का। मिसाल के तौर पर मैं इसमें आया हूँ, रोबोट्स में आया हूँ, ये क्या कह रहा है, कनेक्ट अ डोमेन, बेसिकली तो कह रहे हैं आपकी डोमेन कौन सी होगी। हाँ तो ऐसे क्लिक करके देखें, कुछ पैसे मांगता है कि मुफ्त काम हो जाएगा हमारा, देखते हैं। जी क्या कहता है, पैसे नीचे आओ जरा, .com, लेट्स गो। नहीं नीचे आएगी हमारे पास, फ्री की ऑप्शन आएगी अभी, और नीचे आ जाए तो डोमेन्स पे चला गया हमारे पे लेके। हाँ वापस आ जाए, ये क्या था जी, इधर थे हम लोग, इसमें क्या दिखा रहा था मैं आपको। नहीं वो नहीं, हम एसईओ में गए थे ना, यानी कि ये इसकी मेन एसईओ है। ये था हमारा रोबोट, इस पे आए जरा, ये है जी रोबोट्स की फाइल उसने बनाई हुई है ऑलरेडी आपके लिए। क्रिएट हो चुकी हुई है। हाँ जी, वो तो वेबसाइट पूरी का बता रहा है ना, पोर्टफोलियो का बता रहा है। स्टार्ट नाउ। ये सर जब हमने इसको page.com दिया है डोमेन, उसके बाद बनाएंगे इसमें? नहीं, वो मैंने वैसे ही दिया है, वो बनी भी नहीं है, वो तो पैसे लेगा ना हमसे, वो नहीं बनी है आपकी, ठीक है। ये सिर्फ यहाँ से कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मांग, इसको आप पहले बनाए ना एक पूरी वेबसाइट को, ठीक है। ये फ्री की ऑप्शन आएगी हमारे पास। पीछे आए जरा, कहाँ है, यहाँ पर देखें जरा, इसको जरा क्विक एक्सेस है, ये क्विक एक्सेस कहाँ लिखा हुआ था, होम पर आए पहले जी, प्रीव्यू देख लें इसका। ये माई साइट, गो टू माई साइट, ये
यही बनाई थी ना आपने, अभी कुछ भी नहीं किया ना उसमें, लिखा लुखा तो कुछ भी नहीं है हमने। आगे जो जो कुछ बनाएंगे ये आपका URL है फ्री साइट का, तो उसने बना कर दिया आपको, यानी कि ये माई साइट आपका नाम है साइट का जो हमने रखा है। अभी चेंज करेंगे तो चेंज हो जाएगा। असल में क्या है, PLHR38 मेरा ईमेल था जिससे मैंने अकाउंट क्रिएट किया था, तो उसने शुरू में वही नाम लगा दिया और आगे क्या लिख दिया, wixsite.com, यानी विक्स के ऊपर उसने एक आपकी सब डोमेन बना दिया। ठीक है, सो आपने अगर प्रैक्टिस करनी होगी तो लाजमी बात है कि जब ये काम करना आ जाएगा तो विक्स बेस साइट में भी काम करना आपको आ जाएगा। सर ये फ्री बन जाएगी, कितने टाइम तक ये अवेलेबल है? अब इसकी गारंटी तो वो भी नहीं देते होंगे, मुफ्त है तो जितनी देर पड़ती है। ठीक है, वैसे तो नहीं कुछ कहेंगे आपको, मैं क्या कुछ नहीं कहेंगे, फ्री के ऊपर क्या कहना है उन्होंने आपको। ठीक है, हाँ नहीं, बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जो फ्री सब डोमेन देती है, तो सब डोमेन फ्री होती है ना, मेन डोमेन तो नहीं ना फ्री होती है, सब डोमेन में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि उनको फ़ायदा ही उनकी डोमेन की मार्केटिंग होने लगी है ना बेसिकली, तो हर दफ़ा उन्हीं की डोमेन का नाम आने लगा हुआ है, तो ये उनकी अपनी मार्केटिंग प्लान चलिए आगे चलते हैं जरा आपको लेकर। हैं आज का टॉपिक पढ़ लेते हैं ताकि हम कोर्स को आगे लेकर बढ़ें। अच्छा, एक तो ये है मेरे पास कैनोनिकल टैग, ये क्या होता है ये भी आपको पढ़ाने लगा मैं। आपका ग्रुप है DM है ना, यानी आज इतने लोगों नहीं आए। एक तो एक कैनोनिकल देते हैं आपको, एक 404 का है, ये भी करा देता हूँ, 2 टॉपिक्स करा देता हूँ, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। रिपोर्ट्स हो गया, HTTP को भी देख लें, अगर टाइम मिल गया तो उसको भी देख लेंगे। ये तीनों मैंने आपके ग्रुप में शेयर कर दी हैं फाइलें, और अब आ जाते हैं स्लाइड पे। सबसे पहले मैंने क्या बताया, कैनोनिकल। अच्छा जी, कैनोनिकल क्या होता है, बल्कि एक और था, रीडायरेक्ट का भी था एक, रीडायरेक्ट। देखना आपने रीडायरेक्ट कहाँ लिखा हुआ है, ये, क्योंकि कैनोनिकल और ये दोनों अगर आपस में मिलते जुलते हैं तो यही पहले दोनों चीज़ें पढ़ते हैं, पहले रीडायरेक्ट पढ़ते हैं और रीडायरेक्ट के बाद कैनोनिकल पढ़ेंगे। ठीक है, कि रीडायरेक्ट क्या चीज़ है। जी, व्हाट इज रीडायरेक्ट एंड टाइप ऑफ रीडायरेक्ट। ठीक है ना, रीडायरेक्ट से क्या मुराद है और इनकी कितनी किस्में हैं। किस्में तो बहुत सारी हैं, जो SEO के हवाले से हमारे लिए काम की चीज़ें हैं वो हम देख रहे हैं। नाम से ही अंदाज़ा हो रहा है रीडायरेक्ट का मतलब क्या है, कि भाई किसी और जगह पर ले जाओ, यही मतलब है ना। मतलब कोई बंदा लिखे abc.com, तो लिख के जब एंटर करे तो वेबसाइट खुले xyz.com, इट इज़ कॉल्ड रीडायरेक्ट। इसको हम बोलते हैं रीडायरेक्ट, कि हमारी वेबसाइट को किसी दूसरी वेबसाइट के साथ रीडायरेक्ट कर दो। अब इसकी हमें क्या ज़रूरत क्या है, ठीक है, और ये कितनी तरह के हैं जो हम SEO में इस्तेमाल करते हैं। A redirect is a way to send both users and search engines to a different URL। यानी ये रीडायरेक्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, यूजर्स को और क्राउलर्स को लिखते कोई और URL है, चले वो किसी और URL पे जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसी है जैसे किसी बंदे की एक दुकान होती है और वो शिफ्ट कर जाता है, तो उसके ऊपर एक बैनर लगा कर चला जाता है जी कि अब हम यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गए। कभी उसने बैनर लगाया होता है जी मैं टेम्परेरी आर्जी तौर पर यहाँ शिफ्ट हो गए, और कभी लिखा होता है जी कि हम मुस्तकिल तौर पर यहाँ शिफ्ट हो गए। दो ही ऑप्शन होती हैं शिफ्ट होने की, यहाँ आर्जी तौर पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो उस वक्त शिफ्ट हो गए, यहाँ परमानेंट तौर पर के जगह ही मुझे से ख़त्म हो गई वो वाली और नई जगह पर चले गए। सेम यही रीडायरेक्ट्स भी है आपके पास, एक टेम्परेरी रीडायरेक्ट है और एक परमानेंट रीडायरेक्ट है। ठीक है,
301, अब ये रीडायरेक्ट के जो है बेसिकली कोड है। 301 का जो रीडायरेक्ट है इसे हम बोलते हैं परमानेंट रीडायरेक्ट, यानी आपने अपनी वेबसाइट को एक दूसरे यूआरएल पर परमानेंटली रीडायरेक्ट कर दिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपका यूआरएल जो था वो चेंज हो गया है, अब ये वाला यूआरएल नहीं रहा बल्कि दूसरा यूआरएल हो गया। अब हम सोच ये रहे हैं कि हमने तो इतनी एसईओ की हुई थी एक जगह पर बैठ के, तो हमारी एसईओ का क्या होगा? ठीक है, एक में एसईओ साथ जाएगी और एक में एसईओ साथ नहीं जाएगी। ठीक है, जो परमानेंट रीडायरेक्टर नाम से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि क्योंकि परमानेंट हो रहा है तो इसमें हमें एसईओ भी साथ मिलेगी, जो टेम्परेरी होगा उसमें हमें एसईओ साथ नहीं मिलेगी। URL has been moved permanently to another URL. 301 redirect passes between 90 to 99% of link equity. लिंक इक्विटी का मतलब है कि आसान अल्फाज में कहेंगे कि SEO, कि उसकी जो लिंक इक्विटी है वो भी साथ में शिफ्ट होगी। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी SEO इससे मुतासिर ये नहीं होगा कि जब हमने उसको मूव किया है तो हमारी SEO खराब हो गई। मतलब कितने परसेंट SEO खराब होगी? सिर्फ 1%, यानी कहता है 90% चली जाएगी या 92% चली जाएगी, मतलब इस हद तक आपकी SEO साथ शिफ्ट हो जाती है। उसके बाद 301 redirects are implemented when you want to move all of your SEO value to the destination value after the source has changed permanently। कहता है जब आपने अपनी पूरी SEO वैल्यू को साथ शिफ्ट करना होता है तो फिर हम उसको कौन सा रीडायरेक्ट लगाते हैं? 301। अच्छा, इसकी एक एग्जांपल आपको देता हूँ। एक तो ये है कि भाई एक यूआरएल पहले था, आपको लग रहा था कि वो यूआरएल मुनासिब नहीं है आपकी वेबसाइट के लिए, तो आपने एक और डोमेन परचेज कर ली और आपने उसको उधर से उस पर शिफ्ट कर दिया। ठीक है ना, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मेरी डोमेन थी dastagir.engineering.com, तो हमने कहा ये तो बहुत बड़ी थी, तो हमने बाद में एक dastagir.com ले ली या DEC.com ले ली। सपोज कर रहे हैं, एक मिसाल के तौर पर कर रहे हैं, तो फिर हम उसको कौन सा रीडायरेक्टर लगा देंगे? 301। इसकी दूसरी एग्जांपल क्या है? इसकी दूसरी एग्जांपल यह है कि मैंने जब वेबसाइट बाय की थी, होस्टिंग करवाई, वेबसाइट दी, वेबसाइट बनाई, इसको लाइव किया, तो उस वक्त मैंने SSL नहीं थी परचेज की, यानी कि उस वक्त मेरे पास SSL नहीं थी। फिर मैंने 6 महीनों के बाद क्या किया? SSL बाय की। तो जब आप SSL के बगैर वेबसाइट लेते हो तो आपका जो URL होता है वो दूसरा होता है, और जब SSL के साथ लेते हो तो URL चेंज हो जाता है। SSL का मतलब होता है आप कुछ वेबसाइट्स देखते हैं उसके ऊपर ताला लगा होता है, और कुछ वेबसाइट्स होती हैं जिन पे ताला नहीं लगा होता। ठीक है, हाँ, नॉट सिक्योर वेबसाइट्स होती हैं, यानी जो जिन पे लॉक लगा होता है वो सिक्योर वेबसाइट्स होती हैं। ठीक है, ये भी अभी टॉपिक आ जाएगा हमारा SSL। अभी हमने कॉपी की है ना एक वो स्लाइड जिस पे लिखा था HTTP एंड HTTPS, वो वाला ये वाला ही लेक्चर है। ठीक है, इसलिए इन सबको मैंने इकट्ठा किया कि ये सारे आपस में रेलिवेंट है। तो ये रीडायरेक्ट लगाने के लिए भी हमें 30, मतलब मैंने 1 साल पहले डोमेन ली, वेबसाइट लाइव की, उस वक्त मैं HTTP पे चल रहा था, अब मैंने HTTPS परचेज कर लिया, SSL बाय कर लिया, अब मैं क्या करूँगा? उसको कन्वर्ट करा दूंगा, यानी कि कोई भी बंदा HTTP वाली वेबसाइट लिखेगा लेकिन जाएगा किसके ऊपर? HTTPS वाली वेबसाइट पर। तो यहाँ पर भी हम कौन सा रीडायरेक्ट लगाएंगे? 301, क्योंकि ये हमने कोई थोड़ी देर के लिए तो नहीं करना, परमानेंट करना है। एग्जाम्पल आ गई, ये भी आ गई इसकी एग्जाम्पल, दोनों एग्जाम्पल्स मैंने दे दिए आपको। दूसरा कौन सा है? दूसरा रीडायरेक्टर 302, इट इंडिकेट्स दैट यूआरएल हैज बीन टेम्परेरीली मूव्ड, यानी आपने थोड़ी देर के लिए एक यूआरएल को दूसरे यूआरएल पे लेकर जाना है, किसी भी वजह से हो सकता है, कुछ अंडर मेंटेनेंस की वजह से भी हो सकता है, किसी भी वजह से हो सकता है। सर्च इंजन डोंट इमीडिएटली पास पेज रैंक टू द डेस्टिनेशन यूआरएल, यानी यहाँ पर आकर आपकी SEO हर्ट होगी जब आप ये वाला काम करेंगे। ठीक है, 302 does not indicate that the destination URL should be indexed, यानी कि 302 क्या कहता है कि जरूरी नहीं है कि जहाँ पर मैं इसको लेकर जा रहा हूँ मैं उसको इंडेक्स भी करूँगा, फिर वो नए सिरे से क्रॉलिंग शुरू होगी और उसकी इंडेक्सिंग होगी टेम्परेरी। और नए सिरे की बात तो है कि आप कर ही टेम्परेरी रहे हैं, जितनी देर में वो शुरू होगी उतनी देर में हो सकता है वापस आ जाए। इट कैन बी यूज्ड इन केस ऑफ A/B टेस्टिंग। अच्छा, कहते हैं ये कहाँ इस्तेमाल हो सकती है?
एक तो थोड़ी मेंटेनेंस के लिए और कहता है ए बी टेस्टिंग के लिए यूज़ होती है। ए बी टेस्टिंग का क्या मतलब होता है कि जब हम किसी भी चीज़ को 2 वर्जन में चेक करना चाहते हैं कि एक उसका एक वर्जन एक दूसरा। जैसे मैं कोई ऐड चलाता हूँ तो मैं एक ऐड चलाता हूँ कि भाई 18 साल से लेकर 65-60 के लोगों को दिखाओ, और फिर एक ऐड चलाता हूँ कि 25 साल से लेकर 40 तक के लोगों को चलाओ। अब मुझे पता नहीं था कि भाई मेरी ऑडियंस असल वाली कौन सी है। तो जब मैं ऐड चलाऊँगा तो जब रिजल्ट्स आएंगे तो मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि मुझे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स 18 से 65 में आ रहा है कि 25 से 40 में आ रहा है। ये इट इज़ कॉल्ड ए बी टेस्टिंग। तो उसने कहा आपने 2 वेबसाइट्स बनाई हैं, आपने दोनों के ऊपर डिफरेंट फैक्टर्स अप्लाई किए हैं, आपने देखना है कि भाई कौन सी वेबसाइट का कंटेंट अच्छा है। तो इस तरह का कंपैरिजन करने के लिए भी आप ये काम कर सकते हैं कि एक को बना ले HTTP, ठीक है। ये ए बी टेस्टिंग की डेफिनेशन लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको बता दिया। ये भी मैंने शायद आपसे कभी डिस्कस किया होगा, पूरा Quora.com है ना, ये फोरम है हमारे पास, इस पर जाएं। ये जो बातें मैं आपको बताता हूँ यानी कि इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये भी एक इन्फॉर्मेशन का ही फोरम है। किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जाके आप ले सकते हैं। हर तरह की कैटेगरी यहाँ पर मौजूद है और हर तरह की इन्फॉर्मेशन होती है, और मुख्तलिफ लोग हैं जो मुख्तलिफ सवाल पूछ रहे हैं और मुख्तलिफ लोग हैं जो मुख्तलिफ सवालों के जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल सही होते हैं। अब देखिए एक चीज़ जेल में रखें कि इंटरनेट के ऊपर अथेंटिक कुछ नहीं होता, ठीक है ना, और सब कुछ अथेंटिक होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर जब ये PTI की हुकूमत आ रही थी तो उस वक्त क्या था, नवाज शरीफ को करप्ट साबित करना था। क्या हुआ, क्या था, वेबसाइट्स बनी थी ना, कहते थे ना गूगल करके देख लो, तो बेसिकली वेबसाइट का डाटा बना हुआ था। अब आजकल इमरान खान को उन्होंने कुछ साबित करना है तो अब और वेबसाइट्स बन जाएंगी। देखिए इंटरनेट गूगल करने का मतलब क्या है, गूगल करने का मतलब ये तो नहीं है कि गूगल वाला आदमी उधर बैठा हुआ बंदा आपको कहता है कि हाँ भाई ये गलत है, हाँ भाई ये ठीक है। गूगल के ऊपर जो वेबसाइट्स बनी हुई हैं वही आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। तो अब मिसाल के तौर पर मैं अगर वेबसाइट बनाऊँ और रैंक कर दूँ कि नवाज शरीफ करप्ट है, तो कोई भी बंदा लिखेगा कि हु इज़ द मोस्ट फेमस करप्ट इन वर्ल्ड, नवाज शरीफ की वेबसाइट आ जाएगी। अगर मैं दूसरी एक वेबसाइट बना दूँ कि हु इज़ द फेमस करप्ट या कुछ और लिख दूँ मैं, ठीक है ना, जो आजकल चल रहा है, तो उसमें इमरान खान की 6 वेबसाइट्स आपने बनाई हो तो सबसे ऊपर इमरान खान का नाम आ जाएगा। मतलब ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, सच तो कुछ भी नहीं है। मगर ये सच तो नहीं है ना, सच तो वो है जो प्रूव हो गया, सच तो वो है जो अदालत ने किसी को पनिश कर दिया एविडेंस के ऊपर, वो सच है। बाकी हम जो भी गूगल पर ले आएंगे, जैसे मैं लेक्चर दे रहा हूँ, ठीक है, कोई और लेक्चर दे रहा है, आप में से कोई बंदा उठकर ये वाला लेक्चर दे दे SEO का, मैं भी दे रहा हूँ। हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, हो सकता है वो गलत बोल रहा हूँ, लेकिन नेट के ऊपर लेक्चर तो दोनों ही सुनने लगे हैं, हर बंदा ही सुन रहा है ना। और नेट ऐसा भी है कि नेट के ऊपर मास्टर बैठा हुआ चेक करने वाला कि कौन सा बंदा ठीक बता रहा है, कौन सा बंदा गलत है। हाँ बिल्कुल है, 100% है, पूरे गूगल पे ये मसला है। मैं क्या पूरे गूगल पे ये मसला है। मिसाल के तौर पर अब मैं कुरान, आप मेरे घर में सही बुखारी पढ़ी हुई है, मैं उसे पढ़ता हूँ, मैं सही मुस्लिम पढ़ी है, मैं उसे पढ़ता हूँ, ठीक है। अब वही वाली इन्फॉर्मेशन मैं जब यहाँ से पढ़ता हूँ, उधर भी किसी ने सही मुस्लिम लिख दिया अगर उसके ऊपर, तो अगर मैं सिर्फ ये कहूँ कि ऊपर सही मुस्लिम लिखा हुआ तो हदीस भी बीच में ठीक लिखी होगी उसने, हो सकता है ठीक लिखी हो सकता है ठीक ना लिखी हो, मतलब दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। मुझे क्रॉस चेक करना पड़ेगा अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से, जो मेरे पास जो प्रूफ्ड डॉक्यूमेंट है ना। हाँ, जो बुक कंपोज हुई है वो तो आपको पता है ना कि कितने सारे रास्तों से गुजर कर आई है, उसमें तो गलती होने के चांस नहीं है। लेकिन इंटरनेट के ऊपर हमारी जो वेबसाइट है, आपने कभी अभी तक मैंने आपको कोई लेसन ऐसा नहीं दिया जिसमें हमने कहा कि हमने अपने कंटेंट को प्रूफ करवाना है। कंटेंट प्रूफ कराने का तो कोई मेथड नहीं है इंटरनेट के ऊपर। हाँ, हम कहते हैं हमने अपनी वेबसाइट को प्रूफ कराना। अब हमने जब वेबसाइट प्रूफ कराई तो उसने क्या कहा, कहता भाई ये कोड जाकर वेबसाइट में लिख दो बस। तो मुझे सिर्फ ये देखना है कि आपकी वेबसाइट है कि नहीं है, उसे तो सिर्फ यही प्रूफ करना है। उसे ये नहीं प्रूफ करना कि मेरी वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट पड़ा हुआ वो ट्रूथ है कि नहीं है, क्योंकि उसने प्रूफ करने के लिए उसके पास क्या है, लेजिटिमाइजेशन क्या होगी, कि कैसे प्रूफ करेगा वो, क्या गवर्नमेंट के पास आएगा, क्या अदालत के पास जाएगा, कैसे मांगेंगे भाई सच क्या है, मुझे बताओ सच क्या है। सच का तो कोई प्रूफ नहीं है, तो वो जो भी इंटरनेट पर आ गया बस सच है। बाकी असल सच वो है जो रैंक कर गया, जो रैंक नहीं किया वो सच नहीं है, और जो रैंक कर गया यानी जो पहले सफे पर आ गया वो सच है। यानी कि ये स्टैंडर्ड है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, सच का ये स्टैंडर्ड है कि जो पहले सफे पर है वो सच है। ठीक है जी, आ जाए आगे। तो ये तो हमारा हो गया रीडायरेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। और ये रीडायरेक्टर आपको साफ पता लग गया कि ये दोनों फिजिकल रीडायरेक्टर्स हैं। फिजिकल रीडायरेक्टर का क्या मतलब है कि भाई मैं लिख रहा हूँ abc.com, तो जा रहे हैं
xyz.com पर मैं लिख रहा हूँ xyz.com तो जा रहे हैं abc.com, इसका मतलब है फिजिकली हम एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहे हैं। अब एक और रीडायरेक्ट होता है, उसको हम बोलते हैं वर्चुअल रीडायरेक्ट, और वो है कैनोनिकल। ठीक है, ये भी मैंने फाइल कॉपी कर दी है ग्रुप में। ठीक है, अब ये कैनोनिकल क्या चीज़ है जी? एक तो मैंने बता दिया कि ये वर्चुअल रीडायरेक्ट है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मैं पहले लेसन में आपको बताया था कि कंटेंट इज़ द किंग। ठीक है, ये हम टर्म यूज़ करते हैं कि वेबसाइट में कंटेंट जो होता है ना वो किंग होता है आपका। यानी अगर आपका कंटेंट अच्छा और यूनिक है तो आपकी वेबसाइट ने रैंक कर जाना है। ठीक है, कॉपी नहीं है। अगर कॉपी नहीं है, यूनिक है और अच्छा कंटेंट, इंग्लिश अच्छी लिखी हुई है, इजी अंडरस्टैंडेबल इंग्लिश लिखी हुई है और बिल्कुल यूनिक है, किसी दूसरे से मैच सेंटेंसेस भी नहीं कॉपी किए हुए, तो आपकी वेबसाइट रैंक करेगी। तो इसका मतलब है डुप्लीकेट यूज़ नहीं करना। लेकिन अब हम जब कैनोनिकल की बात कर रहे हैं तो हम अपने कंटेंट की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं हमारी ही वेबसाइट है, उस पर एक होम का पेज बना हुआ है, एक अबाउट अस का पेज बना हुआ है, ठीक है, एक गैलरी का पेज बना हुआ है, आर्टिकल का पेज बना हुआ है, बहुत सारे पेजेस हैं। इनमें से हमारा जो असल कंटेंट है, जो मास्टर कंटेंट है, वो कहाँ पड़ा हुआ है? हमारे लैंडिंग पेज के ऊपर या हमारे होम पेज के ऊपर। ठीक है, अब ये हो सकता है कि जो कंटेंट हमारा होम पेज पे पड़ा हुआ है उसमें से पार्टली कुछ कंटेंट अबाउट अस में भी होता है ऐसे कि कुछ चीज़ें होती हैं, एक पैराग्राफ हो सकता है, एक सेंटेंस हो सकता है, या नंबर ऑफ सेंटेंसेस हो सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो डुप्लीकेशन हो गई। अगर हम डुप्लीकेशन के कंटेंट पे जाकर बात करें तो हम कहेंगे ये तो डुप्लीकेशन हो गई। नो डाउट ये डुप्लीकेशन किस चीज़ की है? हमारी अपनी डुप्लीकेशन है, लेकिन है तो ये डुप्लीकेट। अब इसका हमें वो नुकसान तो नहीं है जो डुप्लीकेट का नुकसान होता है, लेकिन इसका हमें ये नुकसान है कि हम क्राउलर जो है वो मिसगाइड हो जाएगा। वो किसी से मिसगाइड होगा, वो कहेगा कि भाई ये जो 2 सेंटेंस हैं ये लैंडिंग पेज से निकले और अबाउट अस पे आ गए। अब वो अबाउट अस पे भी हैं, वो उधर भी हैं, वो पूछेगा कि भाई मैं किसको करूँ रैंक? क्या आप अबाउट अस को रैंक करवाना चाहते हैं कि क्या आप होम को या अपने लैंडिंग पेज को रैंक करवाना चाहते हैं? वो इस कन्फ्यूजन में फंस गया कि भाई अभी तो मैंने 2 एग्जाम्पल्स दिया, अगर ये और जगहों पर भी होता तो उधर भी मसला बन जाना था। सो इस मकसद के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कैनोनिकल। यानी हम ये बताते हैं कि भाई असल वाला ये है, ये जो है इसको तुमने असल नहीं समझना। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब हम ये कह रहे हैं कि असल वाला ये है तो उस टेक्स्ट के अगेंस्ट वो सिर्फ एक यूआरएल को ही क्रॉल करेगा। समझ में आ गई कैनोनिकल क्या है? अब ये जो है ये फिजिकल नहीं है, ये लॉजिकल है। यानी ये एक इंस्ट्रक्शन है, जो ये इंस्ट्रक्शन मैंने दे दिया तो क्रॉलर आकर जब ये वाला टैग पढ़ता है तो वो फिर डुप्लीकेट कंटेंट को छोड़ देता है, फिजिकली मूव नहीं करता बल्कि उसको रीड नहीं करता। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये वर्चुअल है। मैं इस वजह से मैं इसको वर्चुअल बोल रहा हूँ कि ये वर्चुअल इसलिए है कि ये फिजिकल नहीं है। मतलब इनको फिजिकली नहीं आप देख रहे कि फिजिकली मूव हो रही है एक जगह से दूसरी जगह चीज़। जैसे कहते हैं ना ABC लिखा तो XYZ पे चले गए। यहाँ पर क्या लिखा है आपने? यहाँ पर कुछ आपने एक वेबसाइट का लिखा है ऑनलाइन एनएमडी कैट प्रिपरेशन, तो इसका टेक्स्ट जो था होम पेज पर भी था और इसका टेक्स्ट जो था अबाउट अस पर भी था। लेकिन अबाउट अस पे मैंने लिखा हुआ था कि कैनोनिकल कर दो इंडेक्स के साथ, यानी होम पेज के साथ। तो उसने फिर क्या किया, अबाउट अस पे जब इस चीज़ को देखा तो उसने उसको वर्चुअली मूव कर दिया क्रॉलर को, कहा कि भाई जाओ होम पेज पे जाकर देखो, यहाँ नहीं देखना उसको। सो इसको हम बोल रहे हैं वर्चुअल रीडायरेक्ट। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी हमें लग रहा है कि भाई काम की चीज़ है, ज़रूरी चीज़ है, ताकि क्रॉलर को अगर हम कंफ्यूज करेंगे तो वो सही डेस्टिनेशन पर पहुंच ही नहीं सकेगा। तो हमें कैनोनिकल टैग लगाना है उस पेज के ऊपर जहां डुप्लीकेट है। और ये बात किसकी हो रही है? सिर्फ आपकी अपनी वेबसाइट की हो रही है, ये दूसरों की वेबसाइट की बात नहीं कर रहे। मतलब ऐसे मुमकिन नहीं है, मिसाल के तौर पर हमारे जहन में ये तस्वुर आया कि यार हम यूँ करते हैं फिर कि जब हम किसी और का कंटेंट यूज़ कर रहे हैं तो हम उसके साथ कैनोनिकल कर देते हैं, है ना? ये भी तो हो सकता है ना। तो एक पहला नुकसान क्या होगा कि उसकी वो आपकी शुक्रिया अदा करेगा कि थैंक यू वेरी मच कि जब क्रॉलर आपकी वेबसाइट पर आता है तो आप उसको मेरी वेबसाइट पर भेज देते हैं। तो यही मैं चाहता था, मैं भी यही चाहता था कि लोग मेरी वेबसाइट पर हैं। ठीक है, यानी कि वो आपकी वेबसाइट, जैसे इंस्टीट्यूशन में कोई एडमिशन लेने आए तो कोई भी बंदा उनसे कहे कि जनाब आप ऐड क्यों नहीं चले जाते, या आप उधर भगवानपुरे में कितना अच्छा कॉलेज है उधर चले जाएँ। मतलब नाम ले लेके कॉलेज का नाम बताए तो दूसरी साइट पर तो हम इसको यूज़ कर ही नहीं सकते। ठीक है, इसका यूज़ किस पर है? अपनी वेबसाइट के ऊपर इसका इस्तेमाल है हमारी। ठीक है, सो अब हमें ये याद रखना है कि हमने कैनोनिकल यूज़ कहाँ करना है। कहाँ करना है? जहाँ जो कॉपी है असल नहीं है। यानी हम अपनी समझ के लिए यूँ कह लें कि जो मास्टर कॉपी है वहाँ नहीं यूज़ करना, जो डुप्लीकेट कॉपी है
टेक्स्ट की वहाँ यूज़ करना है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ अबाउट अस में कुछ टेक्स्ट यूज़ किया हुआ है जो लैंडिंग पेज का था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कैनोनिकल का टैग कहाँ लगेगा? अबाउट अस में। अब हमारे जहन में एक और क्वेश्चन भी आता है कि भाई अबाउट अस में कुछ इस तरह हुआ है कि कुछ डाटा जो है वो होम पेज से आया हुआ है, कुछ डाटा जो है वो आर्टिकल से आया हुआ है और कुछ डाटा जो है वो गैलरी से आया हुआ है। ठीक है, तो अब हम क्या कहते हैं कि बहुत सारे कैनोनिकल हो जाएंगे इस तरह? तो नहीं, एक पेज के ऊपर सिर्फ एक ही कैनोनिकल लगाया जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें इस तरह के टेक्स्ट की डुप्लीकेशन भी करनी हो तो हम मल्टीपल डुप्लीकेशन करने की बजाय सिर्फ किसी एक जगह से ही डाटा उठाएं, इसलिए कि एक पेज पर सिर्फ एक कैनोनिकल अलाउड है, एक से ज़्यादा कैनोनिकल अलाउड ही नहीं है। ठीक है, यानी आप एक से ज़्यादा कैनोनिकल एक पेज पे नहीं लगा सकते और आप सिर्फ एक पेज पे आकर बता सकते हो कि इस पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो फलां पेज से आया हुआ है, बस। इसका मतलब ये नहीं कि आप 2, 3, 4, 5, 6 टैग लगा देना, नो, इस तरह नहीं कर सकते। ठीक है, सर एक क्वेश्चन है, जो भी अपने क्वेश्चन किया था कि ये एक पेज पे मीनिंग्स क्यों अबाउट अस में लगाया हमने, अबाउट अस में डाटा 3 जगह से दूसरी जगह से आया, तो अगर हम सिर्फ होम का लिंक दे देंगे ये होम पे जाना आपने उसको रीड नहीं करना, तो बाकी का तो रीड करेगा ही नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, फिर वो उस टेक्स्ट के अगेंस्ट नहीं करेगा, उस टेक्स्ट के लिए वो उसको ही कर रहा होगा। जो डुप्लीकेशन उसको मिलेगी ना उसको वो इग्नोर कर देगा। डुप्लीकेशन नहीं, अबाउट अस का पेज भी होगा, अबाउट अस के पेज पे डुप्लीकेशन 4-5 जगहों से आई है, होम से आई है, ब्लॉग से आई है, आर्टिकल से आई है। वो कैनोनिकल तो एक ही लगाया आपने सिर्फ, हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि बाकी कैनोनिकल फिर अलग-अलग लगाने पड़ेंगे। बाकी कैनोनिकल लगाने के नहीं लगा सकते ना, फिर यही तो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक पेज से डुप्लीकेशन लेनी है। वैसे तो वो कहते हैं यूनिक होना चाहिए आपका, जी, लेकिन आप हर पेज के ऊपर एक लगा दें। बेसिकली कर किसको रहे हैं? प्रोटेक्ट किसको कर रहे हैं? असल प्रोटेक्शन दे रहे हैं होम पेज को, होम पेज को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। हमने आर्टिकल को प्रोटेक्शन नहीं देनी है, क्योंकि जब बंदा कोई होम पेज पर आएगा तो आर्टिकल पे भी जाएगा, जब कोई बंदा होम पेज पर आएगा तो वो अबाउट अस पे भी जाएगा। लेकिन हम ये कह रहे हैं किसी बंदे ने डायरेक्ट आर्टिकल पे नहीं जाना, ना ही हमारा टारगेट है डायरेक्ट आर्टिकल पे लेकर जाना। हमारा टारगेट है कि हर किसी बंदे को हमने होम पे लेकर आना। तो ठीक है, अब हमें ये समझना है कि हमें अगर डुप्लीकेशन करनी भी है तो किसी एक पेज से करनी है, मल्टीपल पेजेस से नहीं करनी है। वो मोबाइल डेटा का हमारा काफी हो गया, पेज के वहाँ पे हमने लगा दिया कैनोनिकल टैग, इसमें अबाउट अस में कि हमारे अबाउट अस में होम वाला डाटा रीड किया जाए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब आर्टिकल और लोगो वगैरह में जो लिखा होता है वो भी हमने अबाउट अस में कॉपी किया होगा, तो उसको अगर वो कर ले उसको कोई इशू नहीं है। क्यों नहीं इशू होगा? फिर वो डुप्लीकेशन की कैटेगरी में आ जाएगा ना। फिर वो क्राउलर, जो मैं पहला कॉन्सेप्ट दिया है कि क्राउलर कंफ्यूज होगा, फिर क्राउलर कंफ्यूज होगा, उसको कैसे रिमूव करेंगे? उसको रिमूव नहीं ना करना, उसको यूज नहीं करना। मैं क्या उसको फिर यूज नहीं ना करना। फिर हमें यही तो कह रहे हैं हम कि सिर्फ जो डाटा हमने डुप्लीकेट भी करना है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेजेस को आपस में इंटरलिंक करना, 2 से ज़्यादा का डाटा नहीं करना। ठीक है, और अगर नहीं भी किया हुआ ना तब भी हम क्या करते हैं, तब भी हम यूँ करते हैं, हम कहते हैं कि भाई हर पेज के ऊपर ना एक कैनोनिकल लगा दो। और कैनोनिकल किसका लगाओ? होम पेज का। बेसिकली हमें ट्रैफिक उधर लेकर जानी है, तो कोई भी ट्रैफिक इधर आ रही है तो ट्रैफिक उधर जाए, और होम पेज के ऊपर मैं कॉन्टैक्ट टेस्ट पे लेकर आ रहा हूँ बंदों को, होम पेज से मैं गैलरी पे भी लेकर जा रहा हूँ, मैंने कहा घुमा रहा हूँ, गैलरी से भी मैं होम पेज पे लेकर आ रहा हूँ लोगों को इंटरनल लिंक्स के थ्रू। ठीक है, अच्छा अब इसको जरा डिफाइन कर लेते हैं। इफ यू हैव द सेम और सिमिलर कंटेंट अवेलेबल अंडर डिफरेंट URLs, you can use canonical tag to specify which version is the main one and thus should be indexed। ठीक है जी, अब इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है? ये नीचे छोटा, ऊपर छोटा लिखा हुआ है, नीचे वाला देख लेते हैं। लिंक हेड में आएगा, ठीक है ना, डेफिनेशन है, डिफाइन हो रही है चीज़ है कि भाई ये इस तरह है, तो लाजमी बात है कोई भी डेफिनेशन होगी तो हेड में आएगी। लिंक रिलेशन इक्वल्स टू कैनोनिकल, href इक्वल्स टू https, फाइल का नाम index.html, जो भी आपकी होम पेज फाइल है। अब ये भी हो सकता है कि किसी जगह पर आपकी होम पेज फाइल index.html हो, किसी प्लेटफॉर्म पे किसी ने PHP का प्लेटफॉर्म बनाया हो तो उधर आपका होम पेज index.php के नाम से हो सकता है कहीं पर आपका होम पेज default.php के नाम से हो, तो ये आपको देख लेना है किस नाम का होम पेज है आपका। और कहता है अगर आप इसको इस तरह लिखेंगे तो ये रॉन्ग है। ये तो आपको समझ में आ गया कि पूरा प्रोटोकॉल लिखना है वेबसाइट का। यहाँ पर पूरा प्रोटोकॉल लिखा हुआ है, यहाँ पर प्रोटोकॉल नहीं लिखा हुआ, बल्कि सिर्फ सीधा सीधा पेज ही दे दिया, पेज नहीं देना। ठीक हो गया, एग्जाम्पल का भी पता लग गया, ये बताया हुआ कि ये ठीक एग्जाम्पल है और ये रॉन्ग तरीका लिखने का। और इसको हम क्या बोलते हैं, ये नीचे एक एग्जाम्पल मैंने भी लिख दी हुई है एक्स्ट्रा से साथ,
index.html के साथ, इसे हम बोलते हैं कैनोनिकल। समझ आ गया? नीचे आंसर, नीचे क्या है, नीचे क्या है, नीचे वर्डप्रेस आ गया जी। उन्होंने कहा जी कि ये वर्डप्रेस में कैनोनिकल आपको कहाँ पे मिलेगा, ये प्लगइन में मिलेगा। आपने जौन सा भी एसईओ का प्लगइन यूज़ किया होगा वर्डप्रेस के अंदर, ठीक है, मैथ रैंक या एक मैंने आपको बनाया था, कौन सा बताया था, नहीं एसईओ का प्लगइन मेरे जहन से नाम निकल रहा है उसका, योस्ट। एक प्लगइन है जो पॉपुलर है वो है योस्ट, और एक प्लगइन है जो पॉपुलर है मैथ रैंक। ये जब भी मेरे पास कोई वेबसाइट आती है, यहाँ उस पर योस्ट होता है, यहाँ उस पर मैथ रैंक होता है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा एसईओ के पॉपुलर प्लगइन्स हैं, फ्रेंडली, पॉपुलर, ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले प्लगइन्स हैं। तो ये इस वक्त जिस प्लगइन की आप तस्वीर देख रहे हो, ये योस्ट वाला है, वाई बना हुआ है ना, इस पर वाई का सिंबल बना हुआ है ना, छोटा सा है आइकॉन सा बना हुआ है। तो ये योस्ट का प्लगइन है। कहता है भाई इसमें आएंगे आप एसईओ के प्लगइन में आएंगे, उसके बाद कहाँ जाएंगे, एडवांस पे जाएंगे, और यहाँ आकर आपने सिंपली क्या कर देना है, URL टाइप कर देना है। यहाँ पर वो लिखने की जरूरत नहीं है लिंक रिलेशन दिस, बल्कि यहाँ पर क्या जरूरत है, HTTPS कॉलन, बस इसमें सिर्फ आके URL लिख देना, ठीक है। यहाँ पर पूरा कोड लिखने, जब आप कोडिंग वाली वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर हेड में जाकर पेस्ट करना है आपने, लेकिन जब आप ये वाली यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर क्या करोगे, आप इधर ही पेस्ट कर दोगे। और फॉर एग्जाम्पल आपके पास एसईओ का प्लगइन नहीं है तो मैं आपको एक तरीका बताऊँगा कि इसके अंदर भी हेड में चले जाते हैं वर्डप्रेस में, वहाँ जाकर कोड पेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगा, ये जब मैं इसको एंड करूंगा ना एसईओ को, फिर उसका एक वर्डप्रेस की एक खोल के वेबसाइट में इंशाल्लाह दिखा दूंगा आपको मैं कैसे करना है। वैसे ही हम प्लगइन के थ्रू, ज़्यादातर लोग प्लगइन के थ्रू ही करते हैं, कोडिंग के थ्रू वही करता है जो कोडिंग वाली वेबसाइट पर काम करता है, उसको इसका अंदाज़ा होता है कि कोडिंग कैसे जाकर चेंज करनी है। अदरवाइज तो सब लोग ग्राफिकली कर रहे होते हैं चीज़ों को चेंज, ठीक है। अच्छा आगे आ जाए, ये ऐसे एक और टॉपिक बीच में आ गया, वर्डप्रेस से रेलिवेंट है ये, मैं कहीं वर्डप्रेस से रेलिवेंट है, मेटा नो इंडेक्स। अब वर्डप्रेस में क्या होता है, पेजेस बने होते हैं बहुत सारे, नंबर ऑफ पेजेस होते हैं, ठीक है। तो आप किसी को इंडेक्स करना चाहते हैं, किसी को इंडेक्स नहीं करना चाहते, तो आप जैसे ही पेज पर आते हैं तो उसके ऊपर एक चेक बॉक्स बनाओ नो इंडेक्स का। यानी मिसाल के तौर पर आप एक पेज पर भी काम कर रहे हो, कुछ थोड़ी सी मेंटेनेंस कर रहे हो, तो आप चाहते हो यार ये अभी क्रॉल ना हो, ठीक है, तो हम उसे क्या कर देते हैं, नो इंडेक्स। नो इंडेक्स से चेक बॉक्स को ऑन कर देंगे बस। तो नो इंडेक्स का चेक बॉक्स ऑन कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, सेव करके बाहर चले गए, बाद में भूल भी गए कि भाई मैंने तो इसको नो इंडेक्स किया था, और परेशान भी हुए कि ये इंडेक्स क्यों नहीं होता। हाँ, तो ये नो इंडेक्स का टैग इस तरीके से लग जाता है। और यही वाला टैग अगर आपने HTML कोडिंग में लगाना होगा तो कैसे लगेगा, मेटा नेम इक्वल्स टू रोबोट। इसका क्या मतलब होगा, सारे क्राउलर्स, ठीक है ना, ऑल क्राउलर्स, और कंटेंट इक्वल्स टू नो इंडेक्स, मतलब नो इंडेक्स के नाम से कि इंडेक्स नहीं करना, फिलहाल इंडेक्स नहीं करना, ठीक है। इंडेक्स नहीं करना, किसको नहीं करना, अगर आप इंडेक्स में हैं तो इंडेक्स को नहीं करेगा, अगर अबाउट अस पर हैं तो अबाउट अस को नहीं करेगा, अगर आप गैलरी के पेज पर हैं तो गैलरी को नहीं करेगा, ठीक। और नीचे क्या लिखा हुआ है, मेटा नेम इक्वल्स टू गूगल बोट। इसका क्या, दोनों में क्या फर्क नजर आता है, यानी कि सिर्फ गूगल का बोट जो है बस उसको इंडेक्स ना करो, बाकियों को बेशक करते रहो, ठीक है। वहाँ पर हमने क्या कह दिया, जितने भी क्रॉलर्स हैं सभी को हमने कह दिया कि भाई इंडेक्सिंग ना करो। सिर्फ उस वक्त है जब आप इसको फोर्सफुली खुद से भी काम करने लगे हुए हैं। मिसाल के तौर पर अक्सर क्या होता है, लोग वेबसाइट की कोई टेम्पलेट कहीं से कॉपी करते हैं और उस पर काम शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो उधर जर्मन लैंग्वेज में कुछ लिखा होता है जो कॉपी करके ला रहे होते हैं, ठीक है ना, तो उस वक्त वो उसको नो इंडेक्स कर देते हैं कि भाई अभी कुछ ना करें, अभी तो मैं इसमें एडिटिंग कर रहा हूँ। लेकिन उसने अपने क्लाइंट को दिखाना भी होता है कि आपकी वेबसाइट की टेम्पलेट जो किस तरीके से बनेगी, शक्ल दिखाने के लिए कि भाई आप मुझे अपना डाटा दें, डाटा देने से पहले भी तो कोई डाटा फीड होना चाहिए ना उसमें दिखाने के लिए, तो उस वक्त फिर उसको नो इंडेक्स कर देता है, ठीक है जी। ये था हमारा कौन सा था, कैनोनिकल, और ये दोनों को मैंने आपस में मिक्स करके आपको बताया कि कैनोनिकल्स और रीडायरेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है, आपस में इनकी क्या रिलेशनशिप है। यानी कैनोनिकल भी रीडायरेक्ट ही है, क्या ख्याल है, ये भी, लेकिन इसमें यूजर रीडायरेक्ट नहीं हो रहा। मैं क्या, इसमें यूजर रीडायरेक्ट नहीं हो रहा, इसमें क्या रीडायरेक्ट हो रहा है, क्राउलर रीडायरेक्ट हो रहा है। जबकि रीडायरेक्ट जो है, फिजिकल रीडायरेक्ट जो है, उसमें यूजर भी रीडायरेक्ट होता है और क्राउलर भी। यानी ये आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि वर्चुअल रीडायरेक्ट क्या है कि सिर्फ क्राउलर को रीडायरेक्ट किया जा रहा है। चलिए अब आए इसको बंद करें। अच्छा, आज मैं देख रहा हूँ इसमें और कोई एक चीज़ मिला लेते हैं इसके साथ ना, HTTP को देख लें, चलो जी इसको देख लेते हैं।
बेसिकली HTTP क्या है? सिक्योर नहीं है। और HTTPS क्या है? सिक्योर है। ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि कोई बंदा किसी को कोई खत लिखे और उसको कागज़ दे किसी बंदे को, दो या उसको पकड़ाओ जाकर, ठीक है। और एक चीज़ यह है कि उसको इन्वेलप में डाले और उसको सील करके किसी को भेजे। तो आप समझ लो कि HTTPS आपका डाटा जो है वो सील होकर इंटरनेट पर ट्रैवल होता है, और HTTP में वो सील हुए बगैर डाटा ट्रैवल होता है। अगर आपकी वेबसाइट में कोई सिक्योर डाटा हो तो उसके लीकेज के चांसेस होते हैं, HTTP की सूरत में सिक्योर वेबसाइट नहीं है। एक टाइम होता था जब होस्टिंग कंपनीज कहती होती थी कि भाई आप बेशक HTTP ले लो या HTTPS ले लो, लेकिन आप जब भी होस्टिंग बाय करते हो तो वो कहते हैं भाई आपको HTTPS खुद ही परचेज करना है, क्योंकि इससे होस्टिंग कंपनी की रेपुटेशन खराब होती है। लाजमी बात है, किसी की वेबसाइट अगर हैक हो जाएगी तो होस्टिंग वालों को पकड़ेंगे कि भाई हाँ भाई ये आपकी वजह से हैक हुई, आपकी होस्टिंग सिक्योर नहीं है। तो वो कहते हैं भाई आपने होस्टिंग परचेज करनी है तो साथ में आपने हमसे SSL भी परचेज करनी है, इसको बोलते हैं SSL। ठीक है जी। HTTPS is HTTP with encryption. The difference between the two protocols is that HTTPS uses TLS SSL to encrypt normal HTTP request and response। यानी इसका मतलब क्या होता है कि आपका डाटा जो जब ट्रैवल कर रहा होता है वो सील होता है, बंद होता है, उसे कोई भी बंदा रास्ते में नहीं ले सकता। खासतौर पर वो वेबसाइट्स जिन्होंने खास तौर पर क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन और बैंक इंफॉर्मेशन इतना कुछ दिया होता है, तो वो उनका डाटा बीच में सील कोई बंदा ले नहीं सकता। HTTPS is for more secure than HTTP. A website that uses HTTP has HTTP इस तरह पहचानी जाएगी, लेकिन इसकी लेटेस्ट पहचान तो आपको पता है, एक पे लिखा होता है नॉट सिक्योर और एक पे लॉक बना होता है। ठीक है, जिस पे नॉट सिक्योर है आपसे समझना वो HTTP है, और जिस पे लॉक बना हुआ है वो HTTPS है जी। व्हाट्स SSL स्टैंड्स फॉर सिक्योर सॉकेट लेयर। ठीक है, ये SSL से क्या बनता है जी? सिक्योर सॉकेट लेयर। SSL is a standard for security technology for establishing an encrypted link between server and client। कहता है जब कोई बंदा आप गूगल करते हो कुछ, तो इसका मतलब क्या होता है कि आप एक रिक्वेस्ट करते हो, ऐसे ही है ना, ऑनलाइन एक रिक्वेस्ट करते हो सर्वर को जहाँ पर वो डाटा पड़ा हुआ है कि भाई मुझे ये वाली इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, ये वेबसाइट मुझे चाहिए। तो सर्वर से वेबसाइट जब आपके क्लाइंट तक आती है तो वो इनक्रिप्ट होकर आती है इन केस ऑफ HTTPS, और अगर आपके पास HTTP होगी तो वो इनक्रिप्टेड नहीं होगी बल्कि ओपन लेयर के तौर पर आएगी, और डाटा आपका बीच में हैक भी हो सकता है। टिपिकली अ वेब सर्वर एंड अ ब्राउजर और अ मेल सर्वर एंड अ मेल क्लाइंट। अच्छा, ये भी ध्यान में रखना है कि ये सिर्फ वेबसाइट नहीं है बल्कि ये मेल क्लाइंट्स भी हैं। अब ये मेल क्लाइंट किसको बोलते हैं? ठीक है, जैसे हम लोग मेल क्लाइंट से बड़े कम वाकिफ हैं, इस वजह से कि हम लोग मेल क्लाइंट्स यूज़ ही बड़ा कम करते हैं, लेकिन ऑफिस में मेल क्लाइंट यूज़ होते हैं। मिसाल के तौर पर मेल क्लाइंट से क्या मुराद है? आउटलुक एक्सप्रेस, यानी ईमेल के लिए जीमेल यूज़ नहीं कर रहे बल्कि सर्वर टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। जैसे अभी मैं वेबसाइट खोलता हूँ, मैंने आपको सब डोमेन बनानी सिखाई, उसी जगह पर ईमेल अकाउंट्स भी बनते हैं, लेकिन वो वाले ईमेल अकाउंट्स कहाँ से चल रहे हैं? सर्वर से चल रहे हैं। यानी मिसाल के तौर पर मेरे पास वेबसाइट है xyz.com, ये डोमेन है। जब हमने इसकी होस्टिंग परचेज की तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई इसके अंदर आप अनलिमिटेड ईमेल अकाउंट्स या 50 ईमेल अकाउंट्स बना सकते हैं। तो ऑफिस में लोग क्या होता है, क्योंकि मिसाल के तौर पर कोई भी कहीं पे जॉब पर जाता है, हर किसी का अपना ईमेल एड्रेस होता है पहले से ही, तो लेकिन दफ्तर में जब जाते हैं तो वो आपको अपनी कंपनी के ईमेल एड्रेसेस देते हैं, और जब आप छोड़ के जाते हैं तो वो कंपनी के पास ही रह जाते हैं। ठीक है, सो ये वाला जो ईमेल होता है इसको हम बोलते हैं क्लाइंट, ईमेल क्लाइंट। ठीक है, मेल क्लाइंट सर्वर होते हैं। ये किस पर होते हैं? ये भी वेब सर्वर्स पर ही होते हैं। और मैं चाहूँ अगर मैं होस्टिंग परचेज नहीं करना चाहता तो मैं डेडिकेटेड ईमेल्स भी बाय कर सकता हूँ, यानी कि मुझे सिर्फ ईमेल अकाउंट ही बाय करना है। वो ज़्यादा सिक्योर होता है उसकी, और ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होता है, ज़्यादा स्पीडी भी होता है। और इनमें जो इशू होता है ना, सबसे बड़ा इशू यही आता है कि ये फ्री साथ मिल रहे होते हैं तो इनकी स्पीड इतनी अच्छी नहीं होती है जितनी अच्छी जीमेल की या याहू की स्पीड है या MSN की स्पीड है। जब मैं xyz.com पर एक अपना ईमेल बनाया होगा तो सब टाइम वो डिलीवर हो रहा होगा, और हो सकता है किसी टाइम पर उसमें एरर्स भी आ रहे हो। सो इतना सिक्योर सिस्टम वो नहीं होता। लेकिन जब आप किसी से डेडिकेटेड ईमेल अकाउंट खरीदते हो तो वो 100% सिक्योर होता है, उसकी रिलायबिलिटी होती है। वो ये कहते हैं आप इस पर लोड इतना ना डालें दूसरे जो फ्री वाले अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, तो कहते हैं आपने SSL सिर्फ वेबसाइट के लिए नहीं खरीदनी बल्कि मेल्स के लिए, क्योंकि आपकी मेल्स भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ईमेल्स के थ्रू वायरस आता है बहुत ज़्यादा, बल्कि ये मेरे एक्सपीरियंस में भी हुआ है कि हम लोगों ने एक बंदे की वेबसाइट के ऊपर एक कॉल का बटन लगाया हुआ था और एक ईमेल का बटन लगाया हुआ था, और वो SSL पे नहीं थी। तो वो जो ईमेल का बटन था वो किसी ने हैक करके वायरस भेजा था सर्वर के ऊपर।
फिर हमने उसको SSL प्रोटेक्टेड किया तो फिर ठीक हुआ। ठीक है, और ये SSL का पर्पस क्या होता है मेरा ख्याल समझ आ ही गया। इज अ बिट ऑफ कोड ऑन योर वेब सर्वर दैट provides security for online communication when a web browser contact your secured website the SSL certificate enable। यानी कहता है जब भी कोई बंदा रिक्वेस्ट भेजेगा तो आपने जो SSL बाई की हुई है उसका एक सर्टिफिकेट इनेबल हो जाता है। यानी इसका मतलब क्या होता है, हम अपने अल्फाज में समझें तो वो आपकी उस रिक्वेस्ट को सील कर देता है और उस वक्त तक सील रखता है जब तक वो आप तक पहुंच नहीं जाती, यानी क्लाइंट तक वो वेबसाइट खुल नहीं जाती है। जब आप क्लाइंट पे खुलती है तो अनसील होकर खुलती है वो वेबसाइट। ठीक है, मतलब ये कॉन्सेप्ट है SSL का। ये लिखा हुआ है भाई SSL में क्या होता है और HTTPS में क्या होता है और HTTP में क्या होता है। ये जस्ट नॉलेज पर असल में हमें समझ ये आनी चाहिए कि भाई हमने वेबसाइट ली है तो हमें SSL भी साथ लेनी है। ठीक है, SSL तकरीबन 2-2.5 हज़ार रुपये से मिलना शुरू हो जाती है, एनुअल फीस इसकी भी इतनी होती है। अभी हमने जो रिन्यू करवाई है एक वेबसाइट, हाँ, तो उसके अंदर हमें ये 2200 कुछ की मिली है या 2500 रुपये की मिली है साल के लिए। ठीक है, तो HTTP स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट। और कई होस्टिंग कंपनीज ऐसी होती हैं जो आपको अट्रैक्ट करने के लिए पहले साल में SSL फ्री दे देती हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर से फिर वो उसको चार्ज करती है। बिल्कुल इस केस में भी ऐसे ही होगा, हमारे केस में भी ऐसे ही होगा। HTTP स्टैंड फॉर, ये तो डेफिनेशन लिखी हुई है जी। ठीक है, आगे लिखा हुआ है HTTP वर्क एट एप्लीकेशन लेयर। अच्छा, ये जो लेयर्स हैं ये नेटवर्किंग का टॉपिक है, ये आपको शायद समझ में ना आए कि नेटवर्किंग में जो डाटा ट्रैवल करता है ना, तो इसका एक लॉजिकल मॉडल उन्होंने बनाया होता है कि डाटा ट्रैवल कैसे कर रहा होता है। उस ट्रैवलिंग मोड में एक मोड जो होता है वो होता है प्रेजेंट एप्लीकेशन लेयर का, एक होता है 7 लेयर मॉडल होता है और एक होता है ट्रांसपोर्ट लेयर का। सो ट्रांसपोर्ट लेयर वाला जो मॉडल होता है उसमें डाटा सील होकर ट्रैवल करता है, और जो एप्लीकेशन मोड वाला मॉडल होता है उसमें डाटा यूज हो रहा होता है। ठीक है, तो उसने कहा कि HTTPS अगर आपके पास होगी तो वो किस ट्रांसपोर्ट पे काम करती है, ट्रांसपोर्ट लेयर में। यानी हम अपनी आसानी के लिए समझें कि लेयर मॉडल के अंदर जो सबसे प्रोटेक्टेड मॉडल लेयर होती है वो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, जिसमें कोई भी बंदा हमारे डाटा को देख नहीं सकता। तो आपकी HTTPS ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम कर रही होती है। डिफॉल्ट पोर्ट नंबर इज 80 फॉर कम्युनिकेशन, और इसके लिए क्या होता है जी 443, और 443 सिक्योर होती है। मतलब ये ऐसी चीज़ें जो आपसे रेलिवेंट नहीं है, ये टोटली नेटवर्किंग की चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन ये आपको एज ए कॉन्सेप्ट इनका पता होना चाहिए। नो इंक्रिप्शन, और इसमें इंक्रिप्शन होती है। ठीक है ना, यही हम इतनी देर से पढ़े हैं कि वो इंक्रिप्टेड साइट नहीं होती है, वो ओपन आकर आ रही होती है हमारे पास HTTP, और जो दूसरी होती है वो इंक्रिप्टेड होती है। इसकी एग्जांपल क्या है, ये लॉक लगा हुआ है, ये सिक्योर है। ठीक है, इस पे लॉक नहीं लगा हुआ, इसका मतलब है कि इसकी SSL नहीं है, इस पे SSL अपने पास। इसकी कोडिंग भी बदल सकते हैं जो नई सिक्योर होती है, इसकी कोडिंग इसको चेंज कर सकते हैं वेबसाइट को, कोडिंग वगैरह या ऐसे। उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, सिक्योरिटी का इससे कोई ताल्लुक, जो मर्जी करते रहे। ये कोडिंग, ये वेबसाइट को भी मैं स्टूडेंट्स को दिखाता रहा हूँ, इस वेबसाइट को भी मैं स्टूडेंट्स को दिखाता रहा हूँ। ठीक है, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ सिक्योरिटी के हवाले से बात है। ठीक है, तो ये थी हमारे पास, ये थे हमारे आज के टॉपिक्स। कौन से टॉपिक्स किए हैं मैंने बोला, HTTP किया है, रीडायरेक्ट किया है, कैनोनिकल किया है, तीसरा भी कुछ किया है, और लेयर्स कितनी, फाइलें कितनी भेजी थी मैंने, एक रह गया। अभी बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तो बता देता हूँ, ये छोटा सा है अभी, छोटा सा। 404 क्या होता है जी, जब हमने सब डोमेन बनाई थी, अगर आपको याद हो, अभी 2 दिन पहले बनाई थी ना सब डोमेन, मैंने दिखाई थी आपको। तो जब तक मैंने उस पर वेबसाइट अपलोड नहीं दिखी, तो मैंने उसे खोला था तो उस पर 404 का एरर आया था ना, याद करेगा पहले, जब तक मैंने उस पर वेबसाइट अपलोड नहीं की थी। यानी इसका मतलब क्या है कि वेबसाइट पर डाटा मौजूद नहीं है, यानी इसका मतलब ये है कि सर्वर पर डाटा मौजूद नहीं है। सो ये वाला जो एरर है, ये इसको बता रहा होता है कि भाई आप जिस वेबसाइट को खोल रहे हो वहाँ पर इस वक्त डाटा मौजूद नहीं है। यानी मैं कहता हूँ इंडेक्स की फाइल खुल रही है मेरी, लेकिन इंडेक्स की फाइल मेरे सर्वर से रिमूव हो चुकी हुई है। किस वजह से रिमूव हुई है, हो सकता है हमने उसका नाम चेंज कर दिया, हो सकता है इन्फेक्टेड हो गई, जो भी वजह हुई, हो सकता है कंपनी वालों ने रिमूव कर दी कि भाई इसकी ड्यू डेट आई हुई है। ठीक है, तो उन्होंने उसको रिट्रैक्ट कर दिया इस पेज के साथ, 404 एरर के साथ। यानी इसका मतलब क्या हुआ, 404 का एरर क्या बता रहा है हमें कि ये बात ब्रोकन लिंक, कि ये लिंक है ही नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता, पहले था अब नहीं है।
इसकी एक एग्जांपल ये भी हो सकती है कि मिसाल के तौर पर हम कहते हैं जी पीक सॉल्यूशंस वालों ने एडमिशन लॉन्च किए जनवरी के महीने में, तो उन्होंने एक HTML फाइल बनाई स्पेशली एडमिशन्स की, जिसमें सारी डिटेल्स भी थी और फॉर्म भी था, और फरवरी में जाकर उन्होंने क्या किया, एडमिशन क्लोज कर दिया और ख़त्म होगी बात। इसका मतलब क्या हुआ, अब उनके मेन पेज पर ना एक लिंक पड़ा हुआ है एडमिशन्स का, उनका जो डेवलपर है वो ये फाइल को जो है ना उसने रिमूव कर दिया वहाँ से, लेकिन लिंक रिमूव करना वो भूल गया। तब जब भी कोई भी बंदा एडमिशन पे क्लिक करता है तो वहाँ से एरर जनरेट हो रहा होगा 404 का, क्योंकि वहाँ पर तो सर्वर पर वो वाली फाइल मौजूद ही नहीं है। या इसकी एग्जांपल ये भी हो सकती है कि पहले हमने बनाई अबाउट अस के नाम से फाइल, उसके बाद कुछ देर के बाद क्या हुआ, चेंज कर दिया हमने नाम का, ठीक है ना, और उसका नाम मैंने रख दिया about.html। अब जब ये नाम चेंज हो रहे हैं तो दो जगहों पर चेंज होने ज़रूरी है, एक तो जहाँ पर फाइल पड़ी हुई है वहाँ पर नाम चेंज होना चाहिए, और एक जहाँ पर लिंक यूज़ हो रहा है, एंकर का टैग यूज़ हो रहा है, वहाँ पर चेंज। अगर दोनों जगहों पर चेंज नहीं होगी तो 404 का एरर आएगा। और ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कोई बंदा किसी को लोकेशन दे कि भाई आपने मुझसे मिलना है तो इस ऑफिस में आ जाइएगा, और बंदा वहाँ पर जाए तो वहाँ पर जंगल हो, तो उसका इंप्रेशन तो ख़राब ही होगा उसके नज़र में कि यार इसने मुझे बेवकूफ़ बनाया है, फेक लोकेशन भेज दी इसने मुझे। सेम यही कॉन्सेप्ट इसका SEO में भी है। SEO में भी हमें ये लगता है कि भाई ये तो फेक लोकेशन है, ये तो गलत लोकेशन आ गई है, ये लोकेशन तो नहीं आनी चाहिए थी, ठीक है। अब इसका हमें क्या करना है, हमने ये देखना है एज ए SEO एक्सपर्ट, हमने ये भी देखना है कि क्या हमारी वेबसाइट पे ब्रोकन लिंक्स तो नहीं है। अगर आपकी वेबसाइट पे ब्रोकन लिंक्स हैं तो ये भी आपकी ड्यूटी है कि आप डेवलपर को बताकर उन लिंक्स को ख़त्म करवाएंगे। अब मिसाल के तौर पर एक वेबसाइट है, उसके ऊपर जो लिंक्स हैं, सपोज कर लेते हैं हम कि उसके लिंक्स की तादाद 500 है, किसी ना किसी तरह से क्लिक करता है तो क्लिक आगे चला जाता है, उस पर क्लिक करे आगे चला जाता है, एक एक लिंक तो चेक नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए हमारे पास टूल यूज़ होते हैं, ठीक है, ये टूल सारे इस फाइल में मौजूद हैं, उस पर जाएंगे हम तो ब्रोकन लिंक को चेक करेंगे कि भाई वेबसाइट में ब्रोकन लिंक नहीं होने चाहिए। ये भी SEO का एक नेगेटिव फैक्टर है, यानी हमने जब किसी की SEO शुरू करनी है तो ये भी चेक करना है कि क्या उसकी वेबसाइट पे ब्रोकन लिंक्स तो नहीं पड़े हुए। ये फ्री होते हैं, ये टूल फ्री है, इसमें मुख्तलिफ है। Ahref वाला सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, ये भी है, लेकिन आपने एक टूल से नहीं चेक करने, ब्रो इसको क्लिक करेंगे ना तो डिफरेंट URLs खुलेंगे, ठीक है। ये Ahref का URL है, ये एक अलग से URL आ रहा है जी, ब्रोकन लिंक्स, ये डेड लिंक चेकर है, और भी बहुत सारे होंगे, इनको भी आप गूगल से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छे वाला यही होता है। अलाउ करें इसको, यहाँ पर आकर अपनी वेबसाइट लिख देंगे, अगर ब्रोकन लिंक्स होंगे तो वो बता देगा आपको। प्रोफेशनल किचन की बजाय यहाँ पर कुछ और लिखते हैं इस बार। लो जी, समथिंग वेंट रॉन्ग, HTTPS लिख दिया मैंने, देखा था ना मैंने, ये वेबसाइट एस पे नहीं थी। जी, इसके बाद शाबाश। HTTP ठीक है। अब आपको HTTP और HTTPS का फ़र्क भी पता लग गया होगा यहाँ से कि HTTP अलग URL है और HTTPS अलग URL है, यानी दोनों URLs ही अलग हैं। तो जब हमने बाई HTTP खरीद की होगी तो HTTPS पे ले जाने के लिए हम रीडायरेक्टर यूज़ करेंगे। ये आपने मुझे अगले लेक्चर में बताना, ये होस्टिंग से करते हैं। होस्टिंग में जाएंगे, वहाँ पर एक रीडायरेक्ट की ऑप्शन होगी, तो वहाँ से जाकर हम रीडायरेक्ट करते हैं। जब हम SSL बाय कर लेते हैं ना, उसके बाद, मतलब ऐसे नहीं है कि वहाँ से कर दें तो खुद ही हो जाएगी, ना भी लियो, पहले SSL खरीदनी है, वो SSL को इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद हम ये इम्प्लीमेंट करते हैं। डेवलपर का होता है, लेकिन मैं खुद कर लेता हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे ये काम, ये cPanel मोस्टली डेवलपर के पास ही होता है। नहीं है। आपका क्या नाम है? सलीम आए हैं आज, काफ़ी अर्से बाद, इनकी अटेंडेंस लगा लें, अपने नाम बता दो ना, काफ़ी ज़्यादा लोग।